स्वागत है। आज हम एक ऐसी आम सी दिखने वाली लेकिन बेहद जरूरी मशीन की बात करने वाले हैं जिसके बिना शायद हमारी दुनिया थम जाए। इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ, बिल्कुल। ये हर जगह है, पर हम शायद इस पर उतना ध्यान नहीं देते। सही कहा। हमारे पास जानकारी का स्रोत है विकिपीडिया का इलेक्ट्रिक मोटर लेख। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये मोटरें आखिर हैं क्या, कैसे बनी, कितनी तरह की होती हैं और हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। बिल्कुल, एक तरह से इनकी कहानी और कामकाज को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, छोटे खिलौनों से लेके बड़ी बड़ी ट्रेनों तक, घर के पंखे से लेकर फैक्ट्रियों की भीमकाय मशीनों तक, हर जगह यही तो है। और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है कि दुनिया की लगभग आधी बिजली यही मोटरें इस्तेमाल कर जाती हैं। आधी बिजली, ये तो बहुत ज्यादा है। तो चलिए फिर देर किस बात की, खोलते हैं इस जादुई पिटारे को। हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सीधी सरल बात, ये इलेक्ट्रिक मोटर आखिर करती क्या है? देखिए, काम बहुत सीधा सा है। ये बिजली की ऊर्जा लेती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसे बदल देती है यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब घूमने वाली ताकत में या सीधी रेखा में चलने वाली ताकत में। अच्छा, यानी बिजली दी और कुछ घूमने लगा या चलने लगा। हाँ, और ज्यादातर मोटरें काम करती हैं बिजली और चुंबक के आपसी खेल पर। मोटर के अंदर तार की कुंडली होती है, वाइंडिंग कहते हैं उसे। जब उसमें करंट बहता है तो वहां मौजूद चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट करता है मतलब उनके बीच एक बल लगता है, एक तरह का धक्का या घुमाव। इसी घुमाव को टॉर्क कहते हैं और यही मोटर के शाफ्ट को घुमाता है। अच्छा, तो बिजली से करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्शन और उससे मिला घुमाव यानी टॉर्क। बिल्कुल सही। और मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो बिजली बनाता है, उसकी बनावट लगभग मोटर जैसी ही होती है। बस वो काम ठीक उल्टा करता है। हाँ, वो घुमाव लेता है और बिजली देता है। कमाल है। पता है कि उनमें ब्रश हैं या नहीं, ब्रश्ड या ब्रशलेस। ब्रश वो क्या होता है? हम आगे बात करेंगे उनकी। वो पुरानी ही डीसी मोटरों में करंट पहुंचाने का काम करते थे और घिसते भी थे। फिर मोटर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स कैसे बह रहा है, सीधा या गोलाई में, एक्शियल या रेडियल, और उन्हें ठंडा कैसे किया जा रहा है, हवा से या पानी जैसे किसी तरल से। ये सब तरीके हैं इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटने के। अच्छा, काफी सारे तरीके हैं इनको समझने के। चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं। इसके मुख्य पुर्जे क्या होते हैं? आपने कहा एक घूमने वाला हिस्सा होता है। हाँ, उसे कहते हैं रोटर। रोटर। यही वो हिस्सा है जो घूमकर असली मैकेनिकल पावर देता है। और जो हिस्सा नहीं घूमता? वो है स्टेटर। स्टेटर ये स्थिर रहता है और रोटर इसके अंदर या चारों ओर घूमता है। स्टेटर में ही आमतौर पर वो चुंबक होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये चुंबक कैसे होते हैं? परमानेंट वाले? हो सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं कई मोटरों में, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं। मतलब लोहे के कोर पर तार लपेटकर उसमें करंट बहाकर चुंबक बनाया जाता है। अच्छा, और आपने कहा स्टेटर में कोर होता है लोहे का। हाँ, लेकिन वो ठोस लोहा नहीं होता। वो पतली पतली शीट्स या परतों को जोड़कर बनाया जाता है। इन्हें लैमिनेशन कहते हैं। परतें क्यों? ठोस लोहा क्यों नहीं? ये बहुत जरूरी है ऊर्जा बचाने के लिए। देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, खासकर एसी मोटरों में, तो ठोस लोहे के अंदर छोटे छोटे बिजली के करंट अपने आप बहने लगते हैं, गोल गोल। इन्हें एडी करंट्स कहते हैं। तो उससे क्या होता है? ये एडी करंट गर्मी पैदा करते हैं और बेकार में बिजली बर्बाद करते हैं। मोटर गर्म होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। परतें लगाने से और परतों के बीच इंसुलेशन होने से ये करंट बहुत कम हो जाते हैं, तो नुकसान घट जाता है। समझ गए, बहुत चालाकी से डिजाइन किया गया है। और आपने कहा रोटर और स्टेटर, इनके बीच में कुछ खाली जगह होती होगी। हाँ, बिल्कुल। उसे कहते हैं एयर गैप, हवा का गैप। ये बहुत जरूरी है ताकि रोटर बिना स्टेटर से रगड़ खाए आराम से घूम सके। ये गैप कितना होना चाहिए? डिजाइनर की कोशिश रहती है कि ये गैप जितना हो सके कम हो, क्योंकि गैप जितना कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना मजबूत रहेगा और मोटर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर ये बहुत ही कम कर दिया तो फिर रोटर स्टेटर से टकरा सकता है या रगड़ से आवाज और गर्मी बढ़ सकती है। तो एक सही संतुलन बनाना पड़ता है। ठीक है, ये तो हुए मैकेनिकल हिस्से। अब बिजली के नजरिए से देखें तो कुछ आर्मेचर और फील्ड मैग्नेट जैसी चीजें भी होती हैं। हाँ, ये दो मुख्य इलेक्ट्रिकल हिस्से मान सकते हैं। फील्ड मैग्नेट, जैसा नाम से ही जाहिर है, वो है जो मुख्य मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये स्टेटर पर भी हो सकता है, रोटर पर भी। और आर्मेचर? आर्मेचर वो हिस्सा है जिसमें तार की वाइंडिंग होती है
और जिसमें करंट बहने पर फील्ड मैग्नेट का बल लगता है जिससे वो घूमता है। ये भी रोटर या स्टेटर किसी पर भी हो सकता है। सरल भाषा में कहें तो एक फील्ड बनाता है, दूसरा उस फील्ड से इंटरैक्ट करके घूमता है या बल पैदा करता है। अच्छा, और वो ब्रश वाली बात जो आपने कही थी, पुरानी डीसी मोटरों में एक कम्यूटेटर भी होता था शायद। हाँ, कम्यूटेटर और ब्रश, ये ब्रश्ड डीसी मोटरों के बहुत जरूरी हिस्से थे। कम्यूटेटर रोटर पर लगा एक घूमने वाला स्विच जैसा होता था, और ब्रश जो अक्सर कार्बन के बने होते थे वो स्टेटर पर लगे रहते थे और कम्यूटेटर पर दबे रहते थे। इनका काम था बाहर से आ रहे डीसी करंट को घूमते हुए रोटर की वाइंडिंग तक पहुंचाना। ठीक है, करंट पहुंचा दिया, लेकिन ये स्विच जैसा क्यों था? इसका काम था करंट की दिशा पलटना। जैसे ही रोटर घूमकर आधा चक्कर पूरा करता था, कम्यूटेटर वाइंडिंग में करंट की दिशा बदल देता था। दिशा क्यों बदलनी पड़ती थी? सोचिए, अगर दिशा नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? रोटर आधा घूमा, अब अगर करंट वैसे ही बहता रहा तो मैग्नेटिक फोर्स उसे आगे घुमाने के बजाय वापस पीछे ढकेलने लगेगा। मोटर वहीं रुक जाएगी या कांपने लगेगी। ओह अच्छा, तो लगातार एक ही दिशा में टॉर्क बनाए रखने के लिए करंट को सही समय पर पलटना जरूरी था। बिल्कुल, हर आधे चक्कर पर दिशा पलटो ताकि धक्का हमेशा आगे की तरफ ही लगे। लेकिन इस मैकेनिज्म की दिक्कतें थी। ब्रश और कम्यूटेटर आपस में रगड़ते थे तो घिसते थे, चिंगारियां निकलती थी जिससे रेडियो में खरखराहट भी आती थी, आवाज भी होती थी, और समय समय पर ब्रश बदलने पड़ते थे। हाँ, मेंटेनेंस का काम बढ़ जाता था। सही कहा। इसी वजह से आज ब्रशलेस मोटरें इतनी पॉपुलर हो गई हैं। उनमें ये मैकेनिकल स्विच और घिसने वाले ब्रश हटा दिए गए हैं और ये काम अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करता है। ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा शांत और लंबा चलने वाला सिस्टम है वो। समझ गई। और मोटर से बाहर एक रॉड निकली होती है, शाफ्ट। हाँ, शाफ्ट। इसी पर लोड जोड़ा जाता है, जैसे पंखे की ब्लेड या गाड़ी का पहिया, और रोटर को अपनी जगह पर टिकाए रखने और घूमने में मदद करने के लिए बेयरिंग लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मुख्य पुर्जे। पर ये सब बनने में तो बहुत समय लगा होगा। इतिहास क्या कहता है इसका? सुना है शुरुआत बिजली के झटकों से हुई थी। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। आज जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटरें देखते हैं, उनसे पहले 18वीं सदी में कुछ कोशिशें हुई थीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मोटर चलाने की, मतलब स्थिर बिजली के खिंचाव और धक्के से। जैसे कंघी को बालों में रगड़कर कागज उठाना, उस तरह की बिजली से? हाँ, उसी सिद्धांत पर एंड्रू गॉर्डन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों ने छोटे मोटे घूमने वाले खिलौने बनाए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होता था, जो उस समय बनाना और संभालना बहुत मुश्किल था। तो वो बस प्रयोग बनकर रह गए। तो फिर असली कहानी कब शुरू हुई? जब करंट वाली बिजली आई? बिल्कुल, कहानी ने रफ्तार पकड़ी 19वीं सदी में। 1800 के आसपास एलेसैंड्रो वोल्टा ने बैटरी बना दी। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार हमें लगातार बहने वाला करंट मिला। हाँ, वरना पहले तो बस बिजली कड़कती थी या झटका लगता था। सही। फिर 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने गलती से खोज लिया कि जब तार में करंट बहता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये तो क्रांतिकारी खोज होगी। यकीनन। और इसके फौरन बाद आंद्रे मेरी अम्पेयर ने गणितीय रूप से समझाया कि कैसे करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर बल लगाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की नींव पड़ गई थी। और फिर माइकल फैराडे का नाम आता है। उनका वो पारे वाला प्रयोग बड़ा मशहूर है। हाँ, 1821 में फैराडे ने पहली बार यह करके दिखाया कि बिजली की ऊर्जा को लगातार घूमने वाली गति में बदला जा सकता है। उनका सेटअप बड़ा सरल सा था। एक बर्तन में पारा भरा, उसमें एक परमानेंट मैग्नेट खड़ा कर दिया और एक तार ऊपर से लटका दिया जिसका निचला सिरा पारे में डूबा था। फिर जैसे ही तार से करंट पास किया, वो तार मैग्नेट के चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। ये पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन था। कमाल है। लेकिन ये तो बस एक तार घूम रहा था, इसे हम आज की मोटर तो नहीं कह सकते। नहीं, ये एक सिद्धांत का प्रदर्शन था। असली मोटर बनने में और भी पड़ाव थे। एक बड़ा कदम था कम्यूटेटर का आविष्कार, जिसकी हमने बात की। 1827-28 के करीब हंगरी के एनियो ज़ेडलिक ने एक ऐसी मोटर बनाई जिसमें कम्यूटेटर था और वो लगातार घूमती थी। उसमें परमानेंट मैग्नेट भी नहीं थे, फील्ड के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही इस्तेमाल किए थे। अच्छा, तो उन्होंने सारे मुख्य हिस्से स्टेटर, रोटर, कम्यूटेटर इस्तेमाल कर लिए थे? हाँ, उनके डिजाइन में ये तीनों थे। फिर 1830 के दशक में विलियम स्टर्जन और थॉमस डेवनपोर्ट जैसे लोगों ने और बेहतर डीसी मोटरें बनाई। डेवनपोर्ट ने तो अमेरिका में पेटेंट भी लिया और छोटी मोटी मशीनें चलाने की कोशिश भी की। पर वो चली क्यों नहीं, मतलब व्यावसायिक रूप से? सबसे बड़ी दिक्कत थी बिजली का स्रोत।
उस समय बिजली सिर्फ बैटरी से मिलती थी और बैटरी बहुत महंगी हुआ करती थी। मोटर चलाना बहुत खर्चीला सौदा था। हाँ, ये बात तो है। इसी दौरान 1834-38 में जर्मनी में मॉरिट्स वॉन जैकोबी ने एक काफी शक्तिशाली मोटर बनाई। इतनी कि 1838 में उससे एक नाव चलाई गई जिसमें 14 लोग बैठे थे। लेकिन फिर भी लागत के कारण ये चीजें आम नहीं हो पाईं। तो फिर बड़ा मोड़ कब आया जिससे मोटरें फैक्ट्रियों तक पहुंच सकी? वो आया 1860 और 70 के दशक में। पहले एंटोनियो पैसिनोटी ने रिंग आर्मेचर का डिजाइन दिया, फिर ज़ेनॉब ग्राम ने उसे और बेहतर बनाया और 1873 में वियना विश्व मेले में एक कमाल का प्रदर्शन किया। क्या प्रदर्शन था? उन्होंने 2 डीसी मशीनें लीं, उन्हें 2 किलोमीटर लंबे तार से जोड़ा, एक मशीन को इंजन से घुमाकर जनरेटर की तरह इस्तेमाल किया और उससे पैदा हुई बिजली से दूसरी मशीन मोटर की तरह चलने लगी। इसने यह साबित कर दिया कि एक ही मशीन जनरेटर और मोटर दोनों का काम कर सकती है। मतलब बिजली बनाकर कहीं दूर भेजकर मोटर चलाई जा सकती थी। ये तो वाकई बड़ा कदम था। हाँ, इसने बिजली के वितरण का रास्ता खोल दिया। इसके बाद सीमेंस और हेल्स जैसी कंपनियों ने और सुधार किए, जैसे ड्रम रोटर, लैमिनेटेड रोटर वगैरह, जिनसे मोटरें और कुशल होती गईं। और फिर अमेरिका में फ्रैंक स्प्रेग का नाम आता है। बिल्कुल, 1886 में फ्रैंक जूलियन स्प्रेग ने पहली व्यवहारिक डीसी मोटर बनाई। इसकी खासियत थी कि यह लोड कम ज्यादा होने पर भी लगभग एक जैसी स्पीड पर चलती थी। ये फैक्ट्रियों के लिए बहुत जरूरी था, जहां अलग अलग मशीनें कभी चलती कभी रुकती। हाँ, वरना तो सब गड़बड़ हो जाता। स्प्राग के आविष्कारों ने बिजली ग्रिड से वितरण, इलेक्ट्रिक ट्रॉलियों, लिफ्टों और सबवे सिस्टम को हकीकत बनाया। इसके बाद ही उद्योगों में इलेक्ट्रिक मोटरों का इस्तेमाल तेजी से फैला। एक दिलचस्प बात यह है कि रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप कितना महत्वपूर्ण है, ये समझने में लोगों को काफी वक्त लग गया। अच्छा, जबकि वो इतना जरूरी था। हाँ, उसकी अहमियत देर से समझ आई। ये तो होगी डीसी मोटर की कहानी। अब जरा एसी मोटरों की तरफ चलें। उनकी कहानी कैसे शुरू हुई? उनमें तो कम्यूटेटर वाला झंझट नहीं था। सही कहा। एसी मोटरों की कहानी थोड़ी अलग राह पर चली। इसकी नींव तो 1824 में ही फ्रांसवा अरागो ने रख दी थी, जब उन्होंने घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड अरागोज रोटेशंस का सिद्धांत समझाया था। पर उसे मोटर में बदलने में बहुत साल लग गए। किसने किया ये काम? 1880 के दशक में 2 लोग लगभग एक ही समय पर अलग-अलग जगहों पर इस पर काम कर रहे थे। इटली में गैलीलियो फेरारिस और अमेरिका में निकोला टेस्ला। दोनों ने ही एसी इंडक्शन मोटर के शुरुआती मॉडल बनाए, जिनमें कम्यूटेटर नहीं था। निकोला टेस्ला का नाम तो एसी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। हाँ, टेस्ला का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने पॉलीफेज सिस्टम, जैसे 2 फेज या 3 फेज एसी का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे बिना किसी मैकेनिकल स्विच के घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाना संभव हुआ। ये एसी इंडक्शन मोटर के लिए जरूरी था। उन्होंने 1887 में अपनी मोटर बनाई और 1888 में पेटेंट हासिल किए। फिर वेस्टिंगहाउस ने उनके पेटेंट खरीदे थे शायद। हाँ, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के पॉलीफेज सिस्टम और फेरारिस के मोटर डिजाइन दोनों के पेटेंट अधिकार खरीदे और टेस्ला को मोटर को और विकसित करने के लिए नौकरी पर भी रखा। शुरू में टेस्ला की 2 फेज मोटरें स्ट्रीट कारों के लिए उतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन 1891 में कोलोराडो में खदान में उनका सफल इस्तेमाल हुआ। और इसी दौरान यूरोप में भी कुछ चल रहा था। हाँ, वहीं पर कहानी ने एक और मोड़ लिया। रूस के मिखाइल डोलिवोडोब्रोवोल्स्की, जो जर्मनी में काम कर रहे थे, उन्होंने 3 फेज एसी सिस्टम पर बहुत काम किया। उन्होंने 1889 में 3 फेज इंडक्शन मोटर बनाई, जिसमें आज भी इस्तेमाल होने वाला बेहद सफल स्क्विरल केज रोटर डिजाइन भी शामिल था। स्क्विरल केज, गिलहरी का पिंजरा, ये कैसा नाम है? हाँ, उसके रोटर की बनावट अंदर से वैसी ही दिखती है। तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ें होती हैं, जो दोनों सिरों पर रिंग से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल एक गोल पिंजरे की तरह। ये डिजाइन बहुत मजबूत, सस्ता और भरोसेमंद साबित हुआ। अच्छा, तो डोलिवोडोब्रोवोल्स्की ने 3 फेज पे फोकस किया। हाँ, और उन्होंने तर्क दिया कि टेस्ला की 2 फेज मोटर में कंपन ज्यादा होता है, इसलिए 3 फेज बेहतर है। 1891 में फ्रैंकफर्ट में एक प्रदर्शनी हुई, जहां उन्होंने 175 किलोमीटर दूर से 3 फेज बिजली लाकर उससे सफलतापूर्वक मोटर चलाकर दिखाई। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था, जिसने 3 फेज एसी सिस्टम और इंडक्शन मोटरों की श्रेष्ठता साबित कर दी। तो मतलब 3 फेज जीत गया? हाँ, ज्यादातर औद्योगिक और व्यावसायिक कामों के लिए 3 फेज एसी और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही स्टैंडर्ड बन गए।
1896 में अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां जनरल इलेक्ट्रिक जीई और वेस्टिंगहाउस ने स्क्विरल केज रोटर डिजाइन के इस्तेमाल को लेकर आपस में समझौता कर लिया और इसके बाद तो एसी इंडक्शन मोटर दुनिया भर में छा गई। क्या बात है। तो ये थी डीसी से एसी तक की कहानी। और आज का हाल क्या है? आज तो हाल ये है कि जैसा शुरू में कहा, ये हर जगह है। एक अनुमान के मुताबिक 2022 में करीब 80 करोड़ मोटरें बिकीं और बिक्री हर साल 10% बढ़ रही है और ये दुनिया की लगभग 50% बिजली की खपत कर रही हैं। पिछले कुछ दशकों में, खासकर 1980 के बाद से, एसी मोटरों का दबदबा डीसी मोटरों के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि अब ब्रशलेस डीसी मोटरें भी बहुत तेजी से आगे आ रही हैं। तो इतनी तरह की मोटरें हैं, डीसी, एसी, ब्रश्ड, ब्रशलेस, सिंक्रोनस, इंडक्शन। जरा इनको थोड़ा और समझते हैं। आम इस्तेमाल में कौन सी कहाँ फिट बैठती हैं? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो मोटरें 3 मुख्य सिद्धांतों पर काम कर सकती हैं: मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पर 99% से ज्यादा मोटरें मैग्नेटिज्म पर ही चलती हैं, तो हम उन्हीं पर ध्यान देते हैं। मोटा मोटा विभाजन तो एसी और डीसी का है ही। हाँ। अब डीसी में हमने 2 मुख्य देखी। ब्रश्ड डीसी, पुरानी, सरल, सस्ती, स्पीड कंट्रोल आसान, खिलौनों, कार की खिड़कियों में मिल सकती है। दिक्कत, ब्रश घिसते हैं, आवाज, चिंगारी, मेंटेनेंस। ब्रशलेस डीसी, बीएलडीसी, आधुनिक, कुशल, 85 to 95% तक, शांत, टिकाऊ, मेंटेनेंस फ्री, थोड़ी महंगी। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, ड्रोन, पंखे, प्रिंटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक और अब गाड़ियों में भी खूब इस्तेमाल। तो आजकल डीसी में तो लगता है ब्रशलेस का ही जमाना है। काफी हद तक हाँ, जहां परफॉर्मेंस और लाइफ जरूरी है। अब एसी की बात करें तो 2 बड़े नाम हैं, इंडक्शन मोटर या एसिंक्रोनस। ये हैं इंडस्ट्री की वर्कहॉर्स, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मोटर। इसमें भी सबसे पॉपुलर है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, SCIM। मजबूत, भरोसेमंद, सस्ती। घर के पंखे, पानी के पंप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फैक्ट्रियों की मशीनें सब इसी से चलती हैं ज्यादातर। ये एसिंक्रोनस क्यों कहलाती है? क्योंकि इनका रोटर मैग्नेटिक फील्ड की घूमने की स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, से हमेशा थोड़ा सा धीमा घूमता है। एक स्लिप होती है। इसी स्लिप की वजह से रोटर में करंट इंड्यूस होता है और टॉर्क बनता है। अच्छा, और दूसरा एसी टाइप? वो है सिंक्रोनस मोटर। इसकी खासियत यह है कि इसका रोटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर, यानी सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमता है। कोई स्लिप नहीं होती। ये कहाँ काम आती है? बार बार आता है यूनिवर्सल मोटर, वो क्या चीज है? यूनिवर्सल मोटर एक स्पेशल केस है। ये असल में एक तरह की ब्रश्ड डीसी मोटर ही है, सीरीज माउंट, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा होता है कि ये एसी सप्लाई पर भी चल जाती है और डीसी पर भी, इसलिए यूनिवर्सल कहलाती है। अच्छा, इसके क्या फायदे नुकसान हैं? फायदा यह है कि ये एसी डीसी दोनों पर चलती है, वजन में हल्की होती है, कॉम्पैक्ट होती है, इसकी स्पीड बहुत तेज हो सकती है और स्टार्टिंग टॉर्क भी काफी अच्छा होता है। तो नुकसान वही ब्रश मोटर वाले, शोर बहुत करती है, आपने मिक्सर की आवाज सुनी होगी, ब्रश घिसते हैं, मेंटेनेंस चाहिए और एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी नहीं होती। कहाँ इस्तेमाल होती है ये ज्यादातर? ऐसी जगहों पर जहां हाई स्पीड चाहिए और मोटर को लगातार घंटों नहीं चलना होता, जैसे आपने कहा मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, पोर्टेबल पावर ड्रिल वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए मुख्य प्रकार जो हमें आसपास दिखते हैं। इनके अलावा भी कुछ खास तरह की मोटरें होती हैं? हाँ, बहुत सी खास जरूरतें के लिए खास मोटरें बनी हैं। जैसे स्टेपर मोटर हैं, जो एक बार में पूरा घूमने के बजाय छोटे छोटे फिक्स्ड एंगल पर कदम कदम चलती हैं। प्रिंटर का हेड आगे पीछे करने या 3D प्रिंटर में इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। फिर लीनियर मोटर हैं। ये गोल घूमने के बजाय सीधी रेखा में फोर्स लगाती हैं, जैसे मोटर को खोलकर सीधा बिछा दिया हो। मैगलेव ट्रेन या कुछ ऑटोमेटिक दरवाजों में ये काम आती हैं। दिलचस्प। और बहुत छोटी एप्लीकेशंस के लिए कोरलेस मोटरें होती हैं, जिनके रोटर में लोहे का कोर नहीं होता, इसलिए वो बहुत हल्की होती हैं और बहुत तेजी से स्पीड पकड़ सकती हैं। मोबाइल फोन का वाइब्रेटर इसका अच्छा उदाहरण है। या फिर पैनकेक मोटरें होती हैं, जो चपटी होती हैं और रोबोटिक्स वगैरह में काम आती हैं। वाह, मतलब जरूरत के हिसाब से अनगिनत डिजाइन है। चलिए अब जरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मोटर कितनी अच्छी है, ये कैसे पता चलता है? आपने एफिशिएंसी यानी दक्षता की बात की थी। हाँ, दक्षता शायद सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है। सीधी सी बात है, हमने मोटर को कितनी बिजली दी, इनपुट पावर, और बदले में उसने कितना मैकेनिकल काम किया, आउटपुट पावर। आउटपुट को इनपुट से भाग दे दीजिए, वही एफिशिएंसी है। इसे प्रतिशत में बताते हैं। और ये कितनी होती है आमतौर पर? ये मोटर के टाइप, साइज और लोड पर बहुत निर्भर करता है। कोई पुरानी छोटी शेडेड पोल मोटर शायद 15-20% ही कुशल हो।
मतलब 80% बिजली गर्मी और शोर में बर्बाद। बाप रे। वहीं वहीं एक अच्छी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर पीएमएसएम या बढ़िया बीएलडीसी मोटर 95% या उससे भी ज्यादा 98% तक कुशल हो सकती है। 98%, मतलब लगभग सारी बिजली काम में बदल गई। इसका क्या असर पड़ता है? जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। पहली बात, बिजली का बिल कम आता है। अगर मोटर बैटरी से चल रही है जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी या लैपटॉप में, तो बैटरी ज़्यादा देर चलेगी। दूसरी बात, जो बिजली बर्बाद होती है वो गर्मी बनती है, तो कम कुशल मोटर ज़्यादा गर्म होगी, उसे ठंडा रखने का इंतजाम करना पड़ेगा और उसकी लाइफ भी कम हो सकती है। ज़्यादा कुशल मोटर ठंडी रहती है, ज़्यादा चलती है। इसीलिए अब सरकारें भी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड पर जोर दे रही हैं। बिल्कुल। I3, I4, I5 जैसे स्टैंडर्ड आ गए हैं जो बताते हैं कि मोटर को कम से कम कितना कुशल होना चाहिए। पुरानी कम कुशल मोटरों को धीरे धीरे बदला जा रहा है। एक और बात, मोटरें आमतौर पर अपने रेटेड लोड के करीब 75% पर सबसे ज़्यादा कुशल होती हैं और बड़ी मोटरें छोटी मोटरों के मुकाबले ज़्यादा कुशल होती हैं। अच्छा, और ये टॉर्क डेंसिटी और पावर डेंसिटी क्या है? ये शब्द आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ बहुत सुनने को मिलते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पैरामीटर हैं, खासकर जहां वजन और साइज मायने रखता है। टॉर्क तो मोटर का घुमाव बल है, कितना जोर लगा सकती है। टॉर्क डेंसिटी बताती है कि मोटर अपने वजन के प्रति किलोग्राम कितना टॉर्क पैदा कर सकती है। एनएम पिचलोग्राम। जितनी ज़्यादा टॉर्क डेंसिटी उतना अच्छा, मतलब कम वजन में ज़्यादा दम। और पावर डेंसिटी? पावर होती है टॉर्क और स्पीड का गुणनफल, कितना जोर और कितनी तेजी से। पावर डेंसिटी बताती है कि मोटर अपने वजन के प्रति किलोग्राम कितनी पावर दे सकती है। केडब्ल्यू पिचलोग्राम। गाड़ियों के लिए दोनों जरूरी हैं, अच्छा पिकअप टॉर्क और अच्छी टॉप स्पीड पावर, वो भी कम वजन में। तो कौन सी मोटरें इस मामले में अच्छी होती हैं? आमतौर पर परमानेंट मैग्नेट मोटरें पीएमएसएम या कुछ खास तरह के बीएलडीसी मोटरों की टॉर्क और पावर डेंसिटी इंडक्शन मोटरों से बेहतर होती है, इसलिए ये ईवीज में ज्यादा पसंद की जाती हैं। और अगर मोटर को लिक्विड से ठंडा किया जाए जैसे पानी या तेल से, तो वो हवा से ठंडी होने वाली मोटर के मुकाबले कहीं ज्यादा पावर डेंसिटी दे सकती है, क्योंकि गर्मी को जल्दी बाहर निकाला जा सकता है। समझ गए। अच्छा, एक और चीज थी, बैक ईएमएफ। ये क्या होता है? ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब मोटर का कंडक्टर रोटर की वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, तो वो फैराडे के नियम के अनुसार खुद भी एक वोल्टेज पैदा करने लगता है, जैसे जनरेटर में होता है। मोटर के अंदर ही वोल्टेज? हाँ, और ये वोल्टेज बाहर से दी जा रही सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, उसकी उल्टी दिशा में होता है। इसीलिए इसे बैक ईएमएफ कहते हैं, यानी विरोधी वोल्टेज। इसका काम क्या है? ये मोटर की स्पीड को अपने आप कंट्रोल करने में मदद करता है। मोटर जितनी तेज घूमेगी उतना ज्यादा बैक ईएमएफ बनेगा। ये बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को घटाता है, जिससे मोटर कम करंट लेती है। अगर आप मोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो वो धीमी होगी, बैक ईएमएफ कम होगा, सप्लाई वोल्टेज का असर बढ़ेगा और मोटर ज्यादा करंट खींचकर ज्यादा टॉर्क पैदा करेगी। ये एक तरह का बिल्ट इन रेगुलेटर है। कमाल है। और एक आखिरी सवाल, मोटरों से जो आवाज आती है, कभी-कभी एक तीखी सी भिनभिनाहट या सीटी जैसी आवाज आती है, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, वो क्यों? हाँ, उसे वाइनिंग नॉइज कहते हैं। मोटरों में आवाज के कई कारण हो सकते हैं। मैकेनिकल कारण जैसे बेरिंग का घिसना, एरोडायनामिक कारण जैसे कूलिंग फैन की आवाज, और तीसरा है मैग्नेटिक कारण। मैग्नेटिक कारण? हाँ, स्टेटर और रोटर के बीच जो लगातार बदलते मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, कभी खिंचाओ कभी दबाओ, वो मोटर के हिस्सों में हल्का सा कंपन पैदा करते हैं। या फिर मैग्नेटिक फील्ड के असर से चुंबकीय मटेरियल के आकार में बहुत मामूली सा बदलाव होता है। इसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये कंपन हवा में फैलकर हमें आवाज के रूप में सुनाई देते हैं। खासकर हाई फ्रीक्वेंसी पर चलने वाली मोटरों में ये आवाज ज्यादा तेज या तीखी हो सकती है। तो इसे कम करना भी एक चुनौती होगी डिजाइनरों के लिए। बिल्कुल, खासकर पैसेंजर गाड़ियों या घरेलू उपकरणों में आवाज कम रखना बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर का मूल सिद्धांत भले ही सीधा सा लगे, बिजली दो घुमाओ लो, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान, इसका इतिहास, इसकी इतनी सारी किस्में और परफॉर्मेंस की बारीकियां कितनी गहरी और दिलचस्प हैं। फैराडे के उस पारे वाले तार से लेकर आज की सुपर एफिशिएंट हाईटेक कॉम्पैक्ट मोटरों तक का सफर वाकई शानदार है। सही कहा। ये हमारी आधुनिक जिंदगी के गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया चला रहे हैं। बिल्कुल।
और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब हम ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो बेहतर और बेहतर मोटरों की जरूरत और बढ़ने वाली है। चुनौतियां क्या होंगी आगे? सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन बनाना। हमें मोटरें चाहिए जो और ज्यादा कुशल हों, लागत कम हो, वजन और कम हो, लेकिन साथ ही उन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, जैसे परमानेंट मैग्नेट के लिए जरूरी रेयर अर्थ धातुएं, जी, उनकी सप्लाई सीमित है और उनका खनन पर्यावरण के लिए चिंता का सबब है। हाँ, ये रेयर अर्थ वाला मामला तो काफी गंभीर है। तो भविष्य के डिजाइनर्स को सोचना होगा कि कैसे बिना इन दुर्लभ चीजों के या कम इस्तेमाल करके भी हाई परफॉर्मेंस वाली मोटरें बनाई जाएं, या फिर रिसाइकलिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए। परफॉर्मेंस, कॉस्ट और सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों को साधना होगा। सही कहा। ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में मोटर टेक्नोलॉजी में क्या नए आविष्कार होते हैं जो इन चुनौतियों का हल निकालें। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी और जानकारी भरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।